हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का एकेडमिक जोन पे। तो फ्रेंड्स आज हम जून 2014 का जो पेपर है हमारा सेकंड पार्ट करेंगे आज, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, मिडिवल को देखेंगे। ठीक है, तो आराम से देखिएगा इसको। और जितने लास्ट के पहले के लेक्चर हो चुके हैं उनको बार बार देखते रहो, बहुत कुछ निकलेगा उनमें से। तो हमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पहला है, भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेकर कला दृढ़ता से स्थापित हुई। बिल्कुल हुई, क्योंकि जो सारे ही जो सुल्तान रहे उनके दरबारों में दरबारी इतिहासकार रहे। दरबारी इतिहासकार बोलते ना, है ना। चाहे इनमें मिनाहा जो हसन निजामी हो, है ना, फकरे मुदबीर हो, फकरे मुदबीर, ठीक है, बर्नी, है ना, अफीफ, है ना, ये सारे क्या है, इसामी, इबन बतूता बाद में आए, इबन बतूता, ठीक है। सारे ही कौन है ये लोग, अमीर खुसरो। तो ऐसे सभी ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान कोर्ट हिस्टोरियन थे। और इनके लेखन का मुख्य जो मुख्य भाग रहा वो अभिजात वर्ग के आसपास रहा। अभिजात वर्ग, है ना। आम जन को क्या किया, आम जन इग्नोर रहा, आम जन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आम जन का वर्णन केवल किसने किया है, आम जन का वर्णन केवल अफीफ ने किया है। ठीक है, आम जन का जो वर्णन है वो केवल अफीफ ने किया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आम जन का वर्णन केवल अफीफ ने किया है। ठीक है, तो ये बात सही है। सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ, ये भी बात सही है। सल्तनत काल में भारत में सबसे पहले मध्यकाल के दौरान कागज की जो प्राप्ति होती है वो कहां से होती है, सबसे पहले गुजरात से, है ना, गुजरात से होती है। तो ये ध्यान में रखना। तो दोनों बात सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बी। यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संतरास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से अधिक उत्तम थे। ये बात किसने बोली है कि जो दिल्ली में कारीगर थे और संतरास थे वो ज्यादा स्किल्ड थे, ज्यादा परफेक्ट थे काम करने में। ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये बात कही है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो आप जानते हैं, अमीर खुसरो ने कई मसनवी लिखी ना। उनकी पहली मसनवी कौन सी थी, पहली मसनवी थी उनकी मसनवी कौन सी थी, किरण सादेन, है ना। इसमें उन्होंने क्या कहा है, किरण सादेन में उन्होंने क्या कहा है, दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा। दिल्ली को हजरत दिल्ली,
ना। ये कब बनती है दिल्ली, हजरत दिल्ली कब बनी थी? ये इल्तुतमिश के समय का परिणाम था, के प्रयासों का परिणाम था। ठीक है, तो क्योंकि मुगल जो मंगोलों के डिस्टर्बेंस के कारण मध्य एशिया के ज्यादातर कारीगर, साहित्यकार, जितने भी स्किल लोग थे वो सारे दिल्ली की ओर आए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। हजरत दिल्ली का अर्थ होता है प्रतिभाशाली दिल्ली। ठीक है, हजरत दिल्ली का मतलब क्या है? प्रतिभाशाली दिल्ली। और अमीर खुसरो क्या कहता है? अमीर खुसरो लिखता है कि ज्ञान व कर्म में दिल्ली, कर्म के क्षेत्र में लगाओ, कर्म के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा की जैसी थी। ठीक है, ज्ञान और वैकर्म के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के जैसी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। अब मिनहाज का नाम आता है, मिनहाज ने तबकाते नासरी लिखी है। क्या लिखी है? तबकाते नासिरी। और ये क्या कहता है? चहलगानी के 25 सदस्यों की जीवनी अपने बुक में देता है, सदस्यों की जीवनी दिया है ना। तबकाते नासरी में दिया है। और सबसे पहले जो जीवनी देता है, सबसे पहले संजर की जीवनी देता है। संजर सबसे प्रमुख जो अमीर था, तुर्क अमीर था इल्तुतमिश का, वो संजर था। ठीक है, इसने जो ये तबकाते नासरी है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद को डिवोट की है, नासिरुद्दीन मोहम्मद को। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद को डिवोट की है, जिसने 1246 से 1265 तक शासन किया, जो बलबन का दामाद था, जिसको दरवेश शासक, दरवेश सुल्तान बोलते हैं, दरवेश सुल्तान, जिसको क्या बोलते हैं? दरवेश सुल्तान बोलते हैं। ठीक है, और इब्न बतूता आपको पता है, इब्न बतूता ने दिल्ली को क्या कहा? इब्न बतूता रहेला लिखी, इसने क्या कहा है? दिल्ली को इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा शहर है ना, सबसे बड़ा शहर कहा है। और चरखे का सर्वप्रथम जिक्र किया, चरखे का सर्वप्रथम जिक्र किया। महिलाओं को घर पे रहने की सलाह दी, चारद्वारी में। है ना, किन लोगों, इसामी और बर्नी ने दी है, इसामी व अमीर खुसरो ने ये सलाह दी है। ठीक है, और ठीक है, और इसने, इसामी ने एमबीटी को क्या कहा? इसामी ने एमबीटी को, इसामी ने क्या बोला है? काफिर। फुतूह सलातिन लिखी थी इसने। फुतूह सलातिन लिखी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका उत्तर हमारा ए है, जिसके ऊपर आगे टिक करेंगे उसका उत्तर वो है ए। अमीर खुसरो ऐसी बात करता है। सल्तनत काल में सेना का प्रशासनिक देखभाल कौन करता था? सेना की प्रशासनिक देखभाल कौन करता था? नायब, वजीर, काजी और आरिज मुमालिक। कौन करता था? आरिज मुमालिक करता था। जो आरिज मुमालिक होता था वो दीवान अर्ज का प्रमुख होता था, दीवान
ए अर्ज। ये दीवाने अर्ज बनाया किसने था? को बलबन ने बनाया था। और सल्तनत काल में, यहां नोट कर लें, नोट कर ले, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक सेकेंड। सब नोट कर रहे हैं। सल्तनत काल में सेना का से प्रमुख सेनापति का सर्वोच्च सेनापति कौन था? सुल्तान होता था, है ना। एकमात्र समय जब सेनापति की नियुक्ति की गई, वो कौन, किसके समय? रजिया के समय। रजिया के समय की गई सेनापति की नियुक्ति, ठीक है। तो उसके बाद नायब, आपने सुना ही होगा, नायब का जो पद है बैराम शाह के समय बनाया गया था। नायब का पद है जो बैराम शाह के समय बनाया गया था। बैराम शाह 1240 से 1242 इसने शासन किया। इसके समय सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण हुआ भारत पर 1241 में लाहौर पर, ठीक है। मंगोल आक्रमण लाहौर पर हुआ 1241 में। इतगिन पहला नायब था। इतगिन पहला नायब था, नायब। और बलबन अंतिम नायब था। वजीर का जो पद है, वजीर का पद किसके पास होता था? वजीर सुल्तान के बाद आता था इसका पद। सुल्तान के बाद प्रमुख पद। और तुगलक काल को वजारत का सवर्ण काल कहा जाता है ना। क्योंकि तुगलक ऐसे सुल्तान थे जो अपने पुराने अमीरों वजीरों को बुलाकर भी उनसे सलाह करते थे, ठीक है। काजी, काजी आपको पता है, प्रमुख न्यायाधिकारी के फॉर्म में काम करता था। ये इसको इब्न बतूता को इसने एमबीटी ने 1333 में काजी बनाया, में दिल्ली का काजी बनाया। ठीक है, दिल्ली का काजी बनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देश में अधिकांश अच्छी कृषि जोत है और भूमि उपजाऊ है, सैनिक संख्या 11 लाख है। विजयनगर के संबंध में ये बात किसने बोली? विजयनगर के संबंध, ये तो सारे लोग विजयनगर के, नुनीज है, अब्दुल रजाक है, निकोलो कोट, ये बात बोली थी अब्दुल रजाक ने, है ना। अब्दुल रजाक 1442 में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के समय आया, देवराय द्वितीय के समय। देवराय द्वितीय के समय आया था, ठीक है। अब देवराय द्वितीय के समय आया, उसने क्या किया? उसने बताया है कि जो
संख्या थी, सेना की संख्या 11 लाख थी, 11 लाख, है ना। विजयनगर जैसा शहर नहीं देखा, शहर नहीं देखा, है ना। विजयनगर ऐसा कहता है कि विजयनगर जैसा उसने कहीं शहर ही नहीं देखा, दुनिया में नहीं है, ठीक है। 300 बंदरगाह का जिक्र किया, 300 बंदरगाह का जिक्र किया है, ठीक है। और एक और क्या जिक्र करता है, वैशल्यों का जिक्र करता है, वैशल्यों का जिक्र करता है, विशाल्यों का जिक्र करता है। और टकसाल को क्या बोलता है, जोराब खाना। ये अब्दुल रजाक ने कहा है ना, जोराब खाना, ठीक है, ध्यान में रखना। तो नुनीज 1535 में अच्युत देव राय के समय आया था, इसने महिला, ये घोड़े का व्यापारी था, ये क्या था, ये घोड़े का व्यापारी था। और इसने क्या किया था, इसने महिलाओं व ब्राह्मणों का विचित्र वर्णन किया है विजयनगर में, वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद निकोलो कोंटी 1422 में आया, 1420-22 में आता है ये, ठीक है। विजयनगर आने वाला पहला यूरोपियन यात्री, ठीक है, विजयनगर आने वाला पहला यूरोपियन यात्री था। और ये वेनिस का यात्री था, इसने क्या वर्णन किया है, सती प्रथा और कागजी मुद्रा का वर्णन किया है, सती प्रथा व कागजी मुद्रा, सती प्रथा और कागजी मुद्रा का वर्णन किया है। बारबोसा, बारबोसा जो है वो अलबुर्ग का दुभाषिया था, का दुभाषिया, है ना। ये 1500 से लेकर 1516 तक भारत में रहा, कह सकते हैं कृष्णदेव राय के समय, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो हमारा उत्तर तो आपको पता है, ये अब्दुल रजाक है। निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि महिला शासक के रूप में अपने दायित्वों का भलीभांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि की संपन्नता की कमी होती है। ये देखो क्या बात बोल रहे हैं, ये बात किसने बोली है, ये बात इसामी ने बोली है। किसने बोली है, इसामी ने। और समर्थन किसने किया है, अमीर खुसरो ने, है ना, ठीक है। और वो क्या कहता है कि इसामी कहता है कि घर पे रहकर ही चरखा काटना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए।
मिनहाज क्या कहता है? मिनहाज कहता है कि रजिया में सुल्तान के सभी गुण थे, बस एकमात्र कसूर यह था, एकमात्र कसूर यह था कि वह महिला थी। बस बाकी तो सारा काम ठीक था, बस वो महिला थी, इस बात का ये दिक्कत वहां पर होता है। और दूसरी तरफ देखो बदायूनी क्या कहता है? पर्दा व कबर महिला के लिए दो उचित स्थान हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, पर्दा व कबर महिला के लिए दो उचित स्थान हैं। ये किसने बोला है? ये बदायूनी ने बोला है, जिसने मुंतखब उत तवारीख लिखी थी। ठीक है, ये अकबर को इसने क्या कहा था? अकबर को इस्लाम का दुश्मन कहा। ठीक है, याह्या बिन अहमद सरीदी ने क्या लिखा? तारीख मुबारक शाही। जिसमें क्या दिया? जिसमें सैयद वंश के बारे में दिया है, सैयद वंश के बारे में, वह फिरोजशाह तुगलकी की नहरी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शेरशाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेरशाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, शेरशाह को कई नाम दिए गए। शेरशाह, इसका नाम फरीद था ना, फरीद। बाहर खां लोहानी ने, बिहार का शासक था ये लोहानी, इनको शेर खां की उपाधि दिया। और बाबर ने क्या कहा इसको? बाबर ने चालाक अफगान, है ना, क्योंकि चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ था? चंदेरी के युद्ध में शेर खां ने मुगलों की ओर से भाग लिया था। ठीक है, और इसके अलावा धूल में अब्बास खां सिरवानी ने इसको हैदर द्वितीय कहा। शेरशाह को हैदर द्वितीय, अब्बास खां अब्बास खां सिरवानी क्या कहता है? हैदर द्वितीय। ठीक है, हैदर द्वितीय कहता है। और धूल में खिला फूल किसने कहा? धूल में खिला फूल, ये कानूगो ने कहा था, कानूगो ने, डॉक्टर। ठीक है, तो आइए, शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की ना, बिल्कुल बात सही नहीं है, है ना। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग सिद्ध करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक था, बिल्कुल था, उसने ऐसा किया था, है ना। उसने हिंदवी
वह फारसी में रिकॉर्ड तैयार करवाए, जिसे क्या कहा, जिसे कागजे खाम कहा जाता था, जिसे कागजे खाम, जिसे क्या कहते थे, कागजे खाम कहते थे। ठीक है। और हिंदवी को अर्ध सरकारी भाषा बनाया, अर्ध सरकारी भाषा, है ना। जिसको हटाया किसने, अकबर ने हटाया, है ना, अकबर ने हटाया था। और इसके बाद उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया, ये बात भी बिल्कुल सही है, उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया। उसने क्या किया था, स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व लगाया, स्थानीय उत्तरदायित्व। यानी मान लिया जिसके एरिया में, मान लिया मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ, यहाँ का जमींदार हूँ, अगर मेरे एरिया में कोई चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, कत्ल हो गया, तो इसका जिम्मेवार मुझे माना गया। अगर हम ऐसे ही करें कि पूरे जो इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी तो है ना, और हर डीसी को बोल दें कि भाई अगर आपके जिले में अपराध होगा तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपको जवाब देना पड़ेगा। आगे डीसी क्या करेगा, वो डीसी क्या करेगा, वो एसपी को बोलेगा, एसपी क्या करेगा, वो थानेदार को बोलेगा, थानेदार क्या करेगा, ऐसे ही वो बढ़ती बढ़ती प्रति व्यक्ति ऊपर चला जाएगा, दोबारा अपराध होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए अब्बास का शेरवानी कहता भी है कि भाई उसके समय में ऐसा इतनी शांति हो गई थी कि एक बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने की टोकरी लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती थी, इतना शांति हो गया था। ठीक है, तो ये भी बात सही है। और इसके अलावा शेरशाह ने क्या किया, 1700 सराय बनवाई, है ना, जीटी रोड बनवाया, है ना, जीटी रोड बनवाया। और बंगाल को 47 सरकारों में बांटा। ठीक है, बंगाल को 47 सरकारों में बांटा। नई उसके समय में, शेरशाह के समय 16 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी, 16 छावनियां थी। ठीक है, पुलिस व्यवस्था प्रबंध किया, पुलिस प्रबंध, रुपया चलाया उसने, चांदी का था ये, 1835 तक चलता रहा, है ना, 1835 तक चला। ठीक है, ये शेरशाह ने कुछ कार्य किए, पट्टा कबूलियत शुरू की, पट्टा कबूलियत। ठीक है, तो ये बात हमारे पास दो सही हैं, एक दो, दो और तीन, है ना। उसने सोने के सिक्के को बंद नहीं किया था कभी भी, ना, सोने के सिक्के को उसने बंद नहीं किया था। उसने मिश्रित धातु के सिक्के को बंद किया था, है ना, उसने मिश्रित धातु के सिक्के को बंद किया था। ठीक है, मिश्रित धातु के सिक्के को उसने बंद किया था। तो तांबे का उसने दाम चलाया था ना,
और सोने का सिक्का क्या था उसका? सोने का सिक्का दिनार। ठीक है। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाना है, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाना है, तो खानवा 1527 ना, बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, और जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तमगा नामक कर हटाया, और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की, है ना। पालखेड़ा का युद्ध निजाम और मराठों के बीच में हुआ। सत्रह सौ 28 निजाम और मराठों के बीच में हुआ। है ना, तो निजाम की हार हुई। चौसा का युद्ध 1539, शेर खां व हुमायूं के बीच। है ना, शेर खां की विजय हुमायूं को गंगा नदी में कूदकर जान बचानी पड़ी। गंगा नदी में कूदकर जान बचानी पड़ी थी। धर्मत का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था धर्मत का युद्ध? अप्रैल 1658, है ना। किस किस के बीच में हुआ था? दारा प्लस किसकी सेना थी? दारा के औरंगजेब और मुराद प्लस मुराद, है ना। दारा की सेना का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे? दारा की सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खां। है ना, जसवंत सिंह ने क्या किया? धोखा किया और मुगल शिविर को लूटकर शिविर को लूटा, परंतु जब वह कहाँ गया? जब वह जोधपुर पहुंचा तो उसकी रानी ने किले में नहीं घुसने दिया। है ना, देखो तो अब क्या हुआ? पहला जो हमारा 1527 1 3, पहले 1 आएगा, देन 3 आएगा, ये आएगा, तो उत्तर आएगा हमारा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सा अकबर के काल में नहीं लिखा गया? अकबर के काल में कौन सी रचना नहीं की गई? तारीख फरिश्ता की रचना अकबर के काल में नहीं हुई। हुमायूं नामा अकबर के काल में गुलबदन बेगम ने लिखा। है ना, तारीख शेरशाही अब्बास का शेरवाल। और तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद।
तो उत्तर होगा ए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों व जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह को बढ़ावा दिया? ये बात नूरजहां जुंटा के बारे में हो रही है, जुंटा के बारे में ना, है ना। जब नूरजहां का जो प्रभाव था वो कब से कब तक चलता है, ये मान के चलते हैं कि 1611 में शादी हुई, 1611 से लेकर और पूरा प्रभाव 1622 तक तो इनका पूरा प्रभाव एक चलता है। इसके बाद 22 से 27 दो पोर्शन में चलता है। नूरजहां झुंटा रहा वो 22 तक रहा था, नूरजहां झुंटा है वो 22 तक है, 22 में इनसे खुर्रम अलग हो गया था। तो इसमें ये बात का वर्णन किसने किया है? मोतीमिद खां ने किया है इकबालनामा जहांगीरी में। ठीक है, मोतीमिद खां ने किया है। ठीक है, इनायत खां ने क्या लिखा है? साझानामा लिखा है। इसने ख्वाजा कामगार खान ने लिखा है मुआसिर जहांगीरी, मुआसिर जहांगीरी। और अब्दुल अहमद लोरी ने क्या लिखा है? बादशाहनामा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगल कालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था, ये भी गलत है। ईरानी, तुरानी और शेख ज़ादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था। ईरानी, तुरानी और शेख ज़ादा जो थे वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासक के सेवा में रहे उनको खानजादा कहा जाता था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जो जिनके पूर्वज मुगल सेवा में रहे थे उनको क्या कहा जाता था? उनको खानजादा कहा जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन बहुत मच इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो इनको बताना है कि कौन सा कहाँ से आया। तो सबसे पहले बर्नियर है, बर्नियर को देखिए, एक मिनट। बर्नियर जो है वो 1656 में भारत आते हैं। इनका जो बुक है, इन्होंने बुक लिखी ट्रेवल्स इन मुगल इंडिया, है ना। ट्रेवल्स इन मुगल इंडिया, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और इसने क्या किया? ये दारा से अहमदाबाद में मिला था। इसने मुगल शहरों को सीवीर शहर कहा, ये भी क्वेश्चन आया था। शहरों को सीवीर शहर कहा, है ना। मुगल शहरों को सीवीर शहर इसने कहा था। ठीक है, बर्नियर ने मुगल शहरों को सीवीर शहर कहा। और इसने ये उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी है, उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी। और दारा को दिल्ली की सड़कों पर घुमाने ले जाने का वर्णन किया, सड़कों पर जाने का दृश्य देखा, है ना। औरंगजेब ने घुमाया था दारा को। ठीक है, ये दृश्य इसने देखा है। इसने उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन किया है। इसने बर्नियर ने बनारस के विश्वविद्यालयों को की तुलना यूनान के विश्वविद्यालयों से की है। बनारस
विश्वविद्यालय की तुलना यूनान के विश्वविद्यालय से की है, यानी एथेंस से। ठीक है। और इसको बर्नियर ने क्या किया था? जहारा बेगम का इलाज किया था, जहारा बेगम का। वो जल गई थी एक बार, तो उनका इलाज किया था, ये जल गई थी। ठीक है। तो चलिए, तो ये कौन था? ये एक, इसका क्या आएगा? ये आएगा, एक फ्रांसीसी चिकित्सक था जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। ये, ठीक है, इसने बताया था कि सब भारत में जो है शासक ही पूरी भूमि का मालिक होता है। ट्रेवनियर कौन था? ट्रेवनियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो व्यवसाय से जौहरी था और शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। ये 5 बार भारत आया। ठीक है। पहले 1641-42 में, और लास्ट टाइम 1676 में ये भारत आया था। ठीक है। और इसने जो किताब लिखी, है वो कौन सी किताब लिखी है? इसने जो किताब लिखी थी, एक और है, हाँ, बर्नियर ने जो अपनी किताब है, बर्नियर ने अपनी जो ये ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया जो की है, ये लुई 14वें को समर्पित की है। ये ध्यान में रखना, लुई 14वें को समर्पित की है। लुई 14वें को समर्पित की है। ठीक है, लुई 14वें को इसने ये किताब समर्पित की है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद ट्रेवनियर है जो, वो क्या था? इसने कौन सी किताब लिखी ट्रेवनियर ने? द सिक्स वॉयज। सिक्स वॉइसेज, कौन सी किताब लिखी थी? द सिक्स वॉइसेज। है ना, द सिक्स वॉइजेज लिखी उसने किताब, है ना, द सिक्स वॉइज। ठीक है, ये किताब इसने लिखी थी। और इसने और क्या कहा? कोहिनूर हीरे का वर्णन किया इसने। ना, कोहिनूर हीरे का वर्णन किया, कभी बीजापुर नहीं गया। कभी बीजापुर नहीं गया था। ठीक है। और इसने और क्या किया? बस यही था। तो ये फ्रांसी, इसका यहाँ था। पेलसाट, पेलसाट कौन था? एक डच यात्री था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। पेलसाट कौन था? जहांगीर के समय में 1620 में भारत आया था। ठीक है, 1620 में भारत आया पेलसाट। इसने क्या किया? इसने किताब लिखी, रिमोन्स त्रेंसी।
ये डच भाषा में है। रिमोन ट्रेसी बुक लिखी इसने। इसने क्या वर्णन किया है? पेलसाट ने जो बयाना के नील उत्पादन का वर्णन किया है। बयाना के नील उत्पादन का वर्णन इसने किया है। और लोगों की गरीबी, आम जन की गरीबी का वर्णन किया है। आम जन की गरीबी का वर्णन किया है इसने किया। आम जन की जो गरीबी है उसका वर्णन इसने किया है। और गो हत्या के प्रतिबंध का वर्णन किया है। जो प्रतिबंध का वर्णन किया है, ठीक है, गो हत्या के प्रतिबंध का वर्णन इसने किया है। तो उसके बाद अगला जो है राल्फ फिच, एक अंग्रेज यात्री जो भारत में 1585 आया था। ये फतेहपुर सीकरी आया था। ये ठीक है, फतेहपुर सीकरी आया ये राल्फ फिच। ठीक है, चलिए, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? उत्तर भी 1 का 5 बनता है, उसमें देख लो। 2 का हो गया, 2 का 2 ये भी हो गया, और 3 का 1, 3 का 1 ये उत्तर बनेगा। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, आराम से लिखिएगा इनको, समझ के लिखिए क्वेश्चन को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि क्या होता था, क्या क्या। इजारा क्या होती थी? लगान को ठेके पे देने की जो प्रथा थी, लगान को पहले ही ठेके पर दे दिया जाता था। सांझा ने शुरुआत की। इजारा की शुरुआत की सांझा ने। हासिल, मुगलों के अंतर्गत जो भूमि लगान आता था उसकी वास्तविक वसूली। जो 2 शब्द होते हैं, जमा मतलब लगाया गया, भाई ये एरिया है, इसमें से आपको 10 लाख मिलने वाले हैं, यानी 10 लाख लगा दिए कि यहाँ से आपको 10 लाख मिलेंगे। लेकिन हासिल क्या होता है? हासिल जो वहाँ से एक्चुअल में मिला, मान लिया यहाँ से 8 लाख जो कुछ हमें मिलते हैं वो हासिल है, तो जो एक्चुअल मिला वो हासिल। गल्ला बख्शी क्या होता है? कर, भूमि लगान निर्धारण और एकत्रण की मुगलों की एक जो प्रथा थी वो गल्ला बख्शी होती थी। गल्ला बख्शी 3 तरह से वसूल किया जाता था। एक खेत बटाई होती थी, जिसमें खेत में खड़ी फसल को बांट लिया जाता था, खेत बटाई है ना, खड़ी फसल को ही बांट लिया जाता था। दूसरा होती थी लग बटाई, फसल को भूसे समेत बांट लिया जाता था, जब भूसा अलग नहीं किया गया तब उसको बांट लिया जाता था। तीसरी होती थी रास बटाई। रास बटाई में क्या होता था कि भूसे और अनाज को अलग अलग करके बांटा जाता था। ये सारी सबसे प्राचीन पद्धति थी, ये गल्ला बख्शी सबसे प्राचीन पद्धति थी। ठीक है, ये सबसे प्राचीन पद्धति है। नाबूद क्या होता है? नाबूद वह क्षेत्र जहां पर फसल खराब हो गई है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते थे? नाबूद कहते थे। और उस समय भूमि के जो प्रकार थे, उस समय भूमि के मुख्य प्रकार जो थे, एक तो होती थी पोल्ज भूमि, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। ठीक है, उसके बाद प्रति 1-2 वर्ष खाली छोड़नी पड़ती थी ना, बीच में 2 वर्ष खाली छोड़नी पड़ती थी। और चांचर को क्या करना पड़ता था? 3 से 4 वर्ष खाली छोड़ना पड़ता था, इसके बाद खेती होती थी।
और उसके बाद जो है बंजर, 5 बंजर भूमि होती थी, 5 वर्ष खाली छोड़ना पड़ता था ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर क्या आया, 1 का 2, 2 का 5, तो उत्तर आया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सैन्य दृष्टि से औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था। बिल्कुल गलत बात, उसका बहुत अलंकृत था। औरंगजेब ने तो सबसे बड़े क्षेत्र पर, सबसे विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया है ना। बीजापुर और गोलकुंडा को जीता, है ना। वो तो सैन्य दृष्टि से पूरा परफेक्ट उसके उसमें था। वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका, ये बात सही है, मराठों को पूरी तरह से वो नियंत्रण में नहीं ला सका था। उसने मराठों के संघर्ष करते करते उसने 26 वर्ष अपने बिता दिए, वर्ष लगा दिए, पर वो मराठों को पराजित, पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया। तो ए गलत है, आर सही है। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है और वह अच्छी है या बुरी है दूसरी बात है। ये बात देखिए, कहते हैं कि मुगल जो स्टेट था वो पूरा सेंट्रल था, और ये कह सकते हैं औरंगजेब के समय तो वो हाईली सेंट्रल स्टेट था। तो ये एक अच्छी बात है। वो कितना अच्छा था, उसमें कितना बुरा था, ये दूसरी बात है। ये बात किसने, जे.एफ. रिचर्ड्स ने बोली। किसने बोली है, जे.एफ. रिचर्ड्स ये बात को बोलता है, जे.एफ. रिचर्ड्स ने ये बात बोली है। ठीक है, तो चलिए यहां तक का था ये हमारा मेडिवल पोर्शन। आगे हम मॉडर्न का जो पोर्शन है उसको लेके आएंगे, और ऐसे ही देखते रहिए आप। चलिए, धन्यवाद।